ठीक है। तो आज का हमारा क्या है, परसेंट हमारा चल रहा था। ठीक है। और परसेंट में हम कुछ क्वेश्चन कर भी चुके हैं, शायद दो पीरियड कर चुके, तीसरा पीरियड है अपना परसेंट। ठीक है। और अच्छा चैप्टर है अपना यहाँ पर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किसी परीक्षा में, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, एक लड़का, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा तथा दूसरा लड़का, दूसरा लड़का, दूसरा लड़का 43% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, 43% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए, दोनों लड़के, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, आवश्यक न्यूनतम अंक से, अंक से क्रमशः, क्रमशः 35 तथा 60, 35 तथा 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, अधिक प्राप्त करते हैं, अधिक प्राप्त करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर पता हो तो मैं करना है। ठीक है। यदि हमको किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा क्या है 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है। एक लड़के ने यहाँ पर 40% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 45% अंक प्राप्त किए। ठीक है। और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब पहला लड़का 40% अंक प्राप्त करता है और 40% में पास हो गया, और पास होने से उसके कितने 35 अंक ज्यादा है। इसी प्रकार दूसरे लड़के जैसे उसकी 45% बनती है, तो 45% में वह पास हो जाता है और पास होने से उसके 60 अंक अधिक है। ठीक है। दोनों लड़के यहाँ पर क्या, कल भी हमने इस प्रकार का किया था, लेकिन कल क्या था कि एक यहाँ पर उत्तीर्ण हो रहा था और दूसरा अनुत्तीर्ण हो रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों कैसे हैं, उत्तीर्ण दोनों यहाँ पर पास है। पहला पास होता है और 35 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, दूसरा भी पास हो जाता है और 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ये हम ये भी बहुत पता पूछ सकता है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, या पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, या पहले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, दूसरे परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए। इस प्रकार कई कई क्वेश्चन उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमसे यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो इस बिंदु पर ध्यान देकर देखिए, पहले यहाँ पर पहले लड़के की 45%, सॉरी 40% और दूसरे लड़के की 45% है। यानी दूसरा लड़का जो है 5% ज्यादा है, और 5% ज्यादा है दूसरे लड़के की, और दूसरे लड़के की 5% ज्यादा होने पर पहले लड़के पास हुआ और पास होने से 35 अंक अधिक है, दूसरा लड़का पास हुआ पास होने से 60 अंक अधिक है। यानी दूसरे लड़के के पहले लड़के से 25 अंक ज्यादा है, इसके 35 ज्यादा, इसके 60 ज्यादा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है
कि दूसरा वाला लड़का पहले वाले लड़के से 25 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। मान के चलो जैसे 100 अंक में पास होने हैं, तो पहले के क्या पास होने से 35 ज्यादा मतलब 135 है, दूसरे के क्या पास होने से क्या 60 ज्यादा मतलब 160 है, तो सीधा तक इसके 135 से 160, यानी कि सीधा सा 25 अंक ज्यादा है, मतलब दूसरा जो लड़का है 25 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा है, और 25 अंक ज्यादा आने पर उसकी 5% ज्यादा बने। ठीक है, पहले लड़के की क्या 40% बनी और दूसरे लड़के की यहाँ पर 45% बनी, तो 5% ज्यादा बन रही है। 5% ज्यादा क्यों बन रही है? क्योंकि उसके 25 अंक ज्यादा आए, यानी सीधा सा मतलब ये निकला कि जो 5% है वो 25 अंक से बनी है, और 5% यदि 25 अंक से बनी है तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी है? 5 अंक है। और 1% यदि 5 अंक से बना है तो उसने पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब 100% कितने की बनेगी पूछा है, और 1% 5 के तो 100% 500 की, मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना यहाँ पर क्या 500 उस परीक्षा का पूर्णांक है। तो परीक्षा का पूर्णांक 100 इंटू 5 यानी 500 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, जिसको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा था उसका हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसके अलावा इसमें क्या है, और भी क्या है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे भाई पूछ सकता है कि पहले लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए, यदि हमसे पूछ लेता कि पहले लड़के के कितने अंक प्राप्त अंक हैं, तो पहले लड़के की क्योंकि 40% है और 1% क्योंकि 5 की है, तो 40% यानी 40 में से 200, यानी पहले लड़के ने 200 अंक प्राप्त किए। दूसरे लड़के के कितने अंक हैं, तो दूसरे लड़के ने यहाँ पर 45% प्राप्त किया, और 1% क्योंकि कितने की यहाँ पर 5 अंक की है, इसलिए 45% मतलब 45 गुणा 5 करेंगे 225, दूसरे लड़के के 225 अंक है। ठीक है, तो दो तुझे हो जाते हैं, जैसे पहले लड़के के 40 गुणा 5 करेंगे 40 में से 200 पहले लड़के ने प्राप्त की यदि पूछता, तो दूसरे लड़के के यदि पूछता यहाँ पर का दूसरे लड़के ने कितने प्राप्त किए 45%, तो 45 गुणा 5 करते तो 225 आ जाते हमारे यदि पूछता। तो तीसरा हमसे क्या पूछता कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का परसेंट क्या होगा, तो हमको यहाँ पर क्या पूछ सकता था कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने परसेंट अंक चाहिए, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का परसेंट चाहे तो पहले लड़के से निकालें चाहे हम दूसरे लड़के से निकालें। ठीक है, जैसे हम देखें यहाँ पर पहले लड़के के 40% है, लेकिन 40% में उसके 35 अंक ज्यादा आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तो उसके 35 अंक और भी कम आ जाते तो भी पास हो जाता, और 35 अंक कम आ जाते तो क्योंकि यहाँ पर 1% 5 अंक के है, यहाँ पर देखना हमने निकाला था 1% कितने से बन रहा है 5 अंक से बन रहा है, तो इसका मतलब 35% जो है, सॉरी 35 अंक है, तो 35 अंक में कितने परसेंट बन जाएगी, कितने परसेंट बन जाएगी 35 अंक में, 1% यदि 5 अंक से बन रही है तो 35% से कितने परसेंट बन जाएगी 7%। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी 7% ज्यादा है 40% में, यानी 40 में से यदि 7% और भी कम हो जाती तो भी वह पास हो जाता, यानी 40 में से 7% कम करते मतलब 33%, यानी न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का जो प्रतिशत है वो कितना यहाँ पर 33%। यदि हमसे पूछता है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 33% हमारा आंसर हो जाता। और भी यदि हमसे अंक पूछ लेता कि कितने अंक चाहिए, तो जब 33% अंक चाहिए और 1% यहाँ पर क्योंकि जब 5 का है तो 33% यानी कि यहाँ पर क्या है 33 गुणा 5 कर देंगे तो 5 की 15 और 1 16 मतलब 163 अंक में पास हो जाता। फिर अभी तो हमसे फिर यहाँ तक पूछा था, लेकिन ये क्या है कोई परीक्षा है तो परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता हो, तो अपने पास पूरा मटेरियल होना चाहिए, कहीं से कहीं तक भी हमसे पूछ रहे यहाँ पर। ठीक है, कर लें नोट कर लें। हाँ क्या एक का, अब वो तो क्या है, देखो अपना डिस्काउंट है, डिस्काउंट उसमें आगे क्या है, अभी अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे उसमें, छूट जो होता है डिस्काउंट होता है।
और इसमें क्या है, कुछ क्रम तक दिया होगा, उसमें 10%, 20% ऐसा कुछ दिया होगा, दो लगातार, तीन लगातार, आगे अपन पढ़ने के बाद किया। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि इसमें अच्छे से अच्छा हो जाए, उसमें कुछ कमी ना रहे। और टाइम भी है, इसलिए हम कह रहे हैं, कुछ होना नहीं चाहते हैं, अच्छे से अच्छा। क्या तुम माइक बोलते हो तो मेरी आवाज उधर नहीं आती? वो तो है। नहीं तो रिकॉर्डिंग में आवाज तो सभी को आ रही है, तुम्हारी तो नहीं आ रही। एक- एक- हाँ, वो बस से अपडेट नहीं किया हो, अपडेट कर लेना, अपडेट तो कर किया, करते रहिए करो, जो अपन जो भी एप्लीकेशन पर चला रहा है तो अपडेट करते रहिए करो ना। वर्जन वर्जन देखें देखें, एक परीक्षा में, देखें अगला लिखें, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके, 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके, 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या तीसरी कैटेगरी का है अपना, क्या इसमें क्या राम क्या 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, सही बोल रहा है, ऑप्शन मिसप्रिंट है। मतलब हाँ, देख लेते हैं एक सेकंड। लेकिन ये सही बोल रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 30 अंक से फेल हो गया है, जैसा अपन उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो दो दोनों एक ही कैटेगरी का 80 संख्या को बदल देते हैं। इसलिए 20 अंक कर लो उसको।
देखें अब हो जाएगा, उसमें पहले सही था। तो देखें यहाँ पर पहले क्या क्वेश्चन गड़बड़ था, क्योंकि 5 ठीक है यहाँ पर क्या है, अब हमको हमारा क्वेश्चन क्या है, ये परीक्षा में राउंड परसेंट अंकों से फेल हो जाता है, ऐसी परीक्षा में 35% अंक 20 अंकों से फेल। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो सीधा सा ये है कि यहाँ पर क्या है, राम की यहाँ पर क्या है 35%, 30% और श्याम की कितनी 35% है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि श्याम जो है 5% ज्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 5 क्या है, श्याम से क्या है 5% ज्यादा है, और 5 श्याम के 5% ज्यादा है। और अंकों में देखें तो यहाँ पर क्या है, जो राम है वो यहाँ पर 30 अंक से फेल हो रहा है, और श्याम जो है वो 10 अंक 20 अंक से फेल हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि श्याम के 10 अंक ज्यादा हैं। ठीक है, राम से फेल तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन इसके 30 अंक कम है, उसके 20 अंक कम है, मतलब श्याम के क्या है 10 अंक ज्यादा हैं किससे, राम से। और 10 अंक ज्यादा होने पर उसके 5% ज्यादा है। यानी सीधा सा मतलब एक 10 अंक बढ़ने पर 5% बढ़ गई यहाँ पर। और 10 अंक यदि 5% के बराबर है तो इसका मतलब 1% है, 1% यहाँ पर कितने का, 2 का है। और 1% 2 का है, तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब 100%, यानी 100% कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पर 100% यानी 200 का गुणा करेंगे तो 2, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा, 200 परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, श्याम के क्या है 10 अंक ज्यादा आ रहे हैं, और 10 अंक ज्यादा आने पर उसके 5% बढ़ रही है। यानी 5% 10 अंक से बनी है, तो 1% 2 अंक की है इसमें। ठीक है, इसमें जैसे क्या है, 30 अंक से फेल हो जाता है, इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे और भी हमसे पूछता कि यहाँ पर क्या है, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो पास होने के लिए यहाँ पर कितने परसेंट चाहिए, तो ये सीधा सा ये है कि 30 अंक से फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है 1% यदि 2 है तो 30 अंक में 15% चाहिए। यानी 15% और बनती मतलब 45% में पास होना चाहिए। यदि हमसे पूछते हैं पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों का परसेंट चाहिए, तो अंकों का परसेंट निकालना तो 45% चाहिए। कितने अंक चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या है, जो 200 का 45% निकाल दो, मतलब कि 90 अंक चाहिए यहाँ पर पास होने के लिए। क्या, कौन सा समझ नहीं आया, कैसा, परसेंट कैसे निकालेंगे। ये है कि चाहे तो पहले पहले वाले जो राम ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 30। यदि मैं यहाँ पर पूछता कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा, न्यूनतम अंकों का यदि प्रतिशत यदि हमसे पूछता, मतलब पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, जैसे राम ने 30% अंक प्राप्त किए, तो 30% पास हुआ क्या, 30% पास तो नहीं हुआ, तो 30% पास नहीं हुआ, उसे कितने और चाहिए, तो उसे 30 अंक और चाहिए। यदि 30 अंक से फेल हुआ है, तो 30 अंक से फेल हुआ है, 30 अंक और ज्यादा आते, और 30 अंक ज्यादा आते तो क्योंकि हम यहाँ पर पता कर चुके थे कि 1% 2 अंक से बन रही है, तो इसको 30 अंक और चाहिए, तो 30 अंक और चाहिए, तो यहाँ पर 1% यदि 2 से बन रही है तो 30 अंक में कितने परसेंट और बढ़ जाती, तो यहाँ पर 30% तो थी, 30 अंक में 15% और बढ़ जाती, तो इसका मतलब ये कि पास होने के लिए 30 और 15 यानी 45% का चाहिए। यदि कितने अंक चाहिए, तो क्योंकि 45% चाहिए तो 1% 2 अंक के लिए, तो 45%, 45 दूनी 90 अंक चाहिए। वो तो कई क्वेश्चन बना सकते हैं हम, जितने अपन बनाना उसमें। हो गया? हाँ, लेकिन अगला देखें,
लेकिन किसी परीक्षा देने वालों में, किसी परीक्षा देने वालों में, किसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के और 640 लड़के और 360 लड़कियां थी, 360 लड़कियां थी, 360 लड़कियां थी। लड़कों में 60%, लड़कों में 60% तथा तथा लड़कियों में लड़कियों में 80% परीक्षार्थी, 80 परीक्षार्थी, अभी हो जाएगा थोड़ा, 80% परीक्षार्थी सफल रहे, 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको बताना है कितने प्रतिशत का परीक्षार्थी फेल हुए। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना वैसे बोर्ड पर तो। हाँ देखें, देखें जी हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा देने वाले वालों में 640 लड़के और 360 लड़कियां हैं। ठीक है, 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। लड़कों का 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत हमको बताना है कि कितने परसेंट परीक्षार्थी फेल हुए। ठीक है, तो ये तो देखें यहाँ पर सीधा है, तो पहले यहाँ पर क्या है, जैसे कुल यहाँ पर क्या है, फेल परीक्षार्थी हम निकाल रहे हैं, कुल फेल परीक्षार्थी। तो यहाँ पर क्या है, कुल फेल परीक्षार्थी निकालें, तो देखें यहाँ पर लड़के कितने हैं, 640 लड़के हैं, तो 640 लड़के, और 640 लड़कों में 60% लड़के कैसे हैं यहाँ पर पास हुए, और 60% यदि पास हुए तो इसका मतलब ये है कि 40% फेल हुए। मतलब 640 का 40% निकालेंगे तो फेल लड़कों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से प्लस देखें, 360 लड़कियां हैं और 360 लड़कियों में 80% लड़कियां क्या हुई, पास हुई, और 360 में से यदि 80% लड़कियां पास हुई, लेकिन हमको चाहिए फेल वाली, तो 80% यदि पास हुई तो इसका मतलब ये कि 20% फेल हुई, यानी 360 का 20% निकालेंगे तो फेल लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करें तो कुल फेल परीक्षार्थी हमको पहले पता चल जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 को 16 और 6 को 24 और 1 25। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर 256 से प्लस यहाँ पर 6 गुणा 2 यानी 36 गुणी 72। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ, 6 और 2 8, 7 और 5 12। ठीक है, 2 और 1 3, यानी टोटल जो परीक्षार्थी फेल हुए वो 328 परीक्षार्थी फेल हुए। परीक्षार्थियों की टोटल संख्या यदि हम देखें फेल होने वालों की, तो फेल होने वालों की टोटल जो संख्या है वो 328 है, लेकिन हमको चाहिए फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत। इसलिए फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत यदि निकालना है तो 328 टोटल परीक्षार्थी फेल हुए। टोटल कितने में थे, तो टोटल परीक्षार्थी थे कितने, तो 640 और 360। तो 640 और 360 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1000, मतलब 1000 परीक्षार्थी टोटल थे, जिसमें से 328 के फेल हुए। तो यहाँ पर क्या परसेंट बना रहा है, गुणा में यहाँ पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 का भाग लेंगे तो 32.8% परीक्षार्थी कैसे हुए, फेल हुए यहाँ पर। ठीक है, फेल परीक्षार्थियों का परसेंट कितना यहाँ पर 32.8। ठीक है, कर लें यहाँ पर, नोट कर लें। हो गया ना। लेकिन देखिए, यदि किसी उपभोक्ता, यदि किसी यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में, उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 50% वृद्धि, वस्तु के मूल्य में 50% वृद्धि, उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, हो जाए तो हो जाए तो इसकी खपत में, इसकी खपत में, इसकी खपत में, इसकी खपत में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी करें कि, कितने प्रतिशत कमी करें कि वह पहले जितना हो, वह पहले जितना। देखिए यहाँ पर जो हमसे पूछ रखा है, क्या दिया है, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वह पहले जितना हो। मतलब पहले क्या है, यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का जो मूल्य है 50% बढ़ जाता है और वस्तु का मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें। ठीक है, इसकी क्या है, खपत कितने परसेंट कमी कर दें ताकि क्या है, खर्च ना बढ़े, मतलब वे जो खर्च पहले था वही खर्च अब बना रहे। ठीक है, तो वस्तु के क्या खपत में कितने परसेंट कमी कर दें, तो जब भी यहाँ पर इस प्रकार क्या प्रतिशत वृद्धि दे कमी पूछा है या कमी दे यहाँ पर वृद्धि पूछा है, तो इस फॉर्मूले के यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले की यूज कर सकते हैं, जिस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि दे रखा है, कमी पूछा है, कमी दे रखा है, वृद्धि पूछा है, वो चार संबंधित किसी से भी हो, किसी की आय वैसा हो, चाहे किसी की क्या है लंबाई चौड़ाई से हो, सीधा हमको क्या देखना होता है, प्रतिशत वृद्धि दे रखी है, कमी पूछा है, यह प्रतिशत कमी दे रखा है, वृद्धि पूछा है, तो इस फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पर
कर सकते हैं। एक्स परसेंट बराबर क्या होता है, एक्स बटे में 100 प्लस माइनस एक्स इंटू में 100। यहाँ पर प्लस कब लगाते हैं, जब प्रतिशत वाली संख्या यहाँ पर क्या वृद्धि की दर की हो तो प्लस का यूज करेंगे, प्रतिशत वाली संख्या की कमी की दर की तो फिर उसमें माइनस का यूज करेंगे। तो ऑटोमेटिक अपोजिट वाला निकल जाता है। यदि वृद्धि की दर का होता है तो कमी परसेंट में आती है, कमी दर की होती वृद्धि परसेंट हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें बोल रखा है 50% वृद्धि और 50% वृद्धि, तो इसका मतलब ये है कि x का मान 50 और बटे प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है तो 100 प्लस 50 यानी 150 और गुणा में कितना यहाँ पर 100, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर देखें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या है 100 बटे 100 बटे यहाँ पर 3 यानी 33 सही 1/3 पर। ठीक है, 33 सही 1/3% की कमी कर दिया। तो यदि उसका क्या है वस्तु का मूल्य 50% बढ़ रहा है तो उसकी खपत में 33 सही 1/3% की कमी कर दे तो उसका क्या है खर्च बराबर बना रहेगा, पहले जितना खर्च था अब भी खर्च हो ही रहेगा। ठीक है, इससे ध्यान रखना यहाँ पर क्या है आज उसमें क्या आयतन वगैरह में यूज से जाता है, क्षेत्रफल आयतन में लंबाई थोड़ा क्या वो तो यदि प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि दर रखा है तो ऑटोमेटिक कमी वाला आ जाएगा और कमी देगा तो ऑटोमेटिक वृद्धि वाला आ जाएगा। बस अपन को यहाँ पर देखना है कि परसेंट जैसे 50% वृद्धि मतलब 50 यहाँ पर प्लस है, 50% कमी तो यहाँ पर क्या 100 में से फिर 50 कम करके हम देखते हैं ऊपर तो एक्स का मान नहीं यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक अपना अपोजिट वाला प्राप्त हो जाएगा। लिखे अगला क्वेश्चन लिखें। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर सरकारी शुल्क की दर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से वर्तमान से 40% कम कर दी जाए 40% कम कर दी जाए 40% कम कर दी जाए कम करती जाए तो उस वस्तु की खपत में तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी प्रतिशत की वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी करनी होगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिए है तो क्या दिए यहाँ पर क्या है यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर 40% यदि कम कर दी जाए
तो उस वस्तु की क्या है खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब ये भी अपना वही है, यहाँ पर क्या रखा है, यदि क्या है इसका क्या है मूल्य यहाँ पर 40% कम हो जाता है तो इसकी खपत कितने परसेंट बढ़ा है। ठीक है, मूल्य क्या है 40% मूल्य कम हो रहा है तो खर्च कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं ताकि उसका क्या टोटल जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो पहले जितना खर्च हो रहा था अब भी उतना ही हो। तो सीधा सा यहाँ पर अभी हम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 बटे कितना यहाँ पर, तो 40% का मतलब 40 किसके माइनस किधर रखेंगे, तो 100 में से 40 कम करेंगे तो 60 और गुणा में परसेंट बना रहा है। तो ठीक है, तो करना यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 गुणा 100 यानी 200 और बटे में कितना 3, 200 में 3 का भाग देंगे 36 18, 3 से 18, 3 से 18, 2 बच जाएंगे, यानी इसका मतलब क्या है 66 साइड 2/3% की वृद्धि करनी है। यदि इसका क्या है खर्च यहाँ पर क्या है वर्तमान मूल्य यदि क्या 40% कम हो गया है तो उसका क्या है खर्च 66 साइड 2/3% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, वो तो है, कुछ अंतर नहीं पड़ता कि किससे संबंधित दिया है, चाहे आय व्यय से संबंधित दिया हो, चाहे वस्तु के मूल्य से संबंधित दिया हो, हाँ चाहे क्या किसी की लंबाई चौड़ाई से संबंधित दे रखा हो। ठीक है, चाहे कोई आयत की लंबाई चौड़ाई हो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे किसी की आय व्यय हो, कोई भी यहाँ पर सीधा सा हमको क्या देखना है, यदि प्रतिशत कमी दे रखा है वृद्धि पूछा है या प्रतिशत वृद्धि दे रखा है कमी पूछा है तो इस फॉर्मूले का अपन यूज उसमें करेंगे। और देखो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, बहुत क्या रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, कई बार क्या परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्या सारा उसमें कोई दिक्कत वाला नहीं उसमें, लेकिन यहाँ पर परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और कई जगह अपन जब के क्षेत्रफल आयकर पढ़ेंगे तब भी हमको ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे वहां पर। जब हम यहाँ पर क्या है प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब भी हम उसमें भी हमको इसका यूज करना है, वहां पर भी क्वेश्चन अपन को इनसे संबंध मिलेंगे, वहां पर भी इसी का यूज करेंगे हम। अब वो तो क्या अलग अलग परीक्षा है, जैसे कि अब कौन सी परीक्षा है अलग अलग परीक्षा में जैसे जाए, बस ये कि सब क्वेश्चन जितने भी आए लेकिन है तो पूरे का अपना बेसिक, जैसे कि परीक्षा है एसएससी है एमपीपीएससी है जो भी है एमपी पुलिस वगैरह अलग अलग परीक्षा में रहता है वो। ये क्या परसेंटेज ही होगा यार, तो जिस समय तो फिर अपना क्या है 25% में तो अपन समझ लेंगे 25% में से ही होगा यार। आगे अपन कुछ चीज रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस वगैरह इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, लिखे अगला क्वेश्चन लिखे यहाँ अरविंद अपनी आय का, अरविंद अपनी आय का, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, और शेष बचा लेता है, शेष बचा लेता है उसकी आय में, उसकी आय में 20% वृद्धि, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, हो जाने पर वह अपने, वह अपने खर्च में, वह अपने खर्च में
10% की वृद्धि कर देता है, खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया तो ठीक है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखें, करें स्टार्ट करें। देखें, तो क्या बोल रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, जितना भी उसका क्या है आय है, जितनी भी इनकम है, उस इनकम का वह क्या करता है 75% खर्च करता है। और यदि 75% यदि खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई अपनी आय का 25% बचा है। ठीक है, फिर उसमें कंडीशन क्या बता रखा है, शेष आय बचा देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अब उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है। ठीक है, इनकम 20% बढ़ जाती है, इससे भाई अपने खर्च में 10% का क्या वृद्धि कर लेते, पहले जितना का खर्च था उससे भाई 10% खर्च ज्यादा करने लगता है, तो उसका खर्च 10% ज्यादा करने लगता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी वो हमको यहाँ पर बताना है कि उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, अब यहाँ पर क्या है, अरविंद अपनी आय का क्या है 75% खर्च करता है, तो यहाँ पर जैसे आय रख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उसका खर्च दर्शाते चलेंगे, और यहाँ पर खर्च के बाद जो बचत होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट के अलावा कोई रियल वैल्यू तो इसमें बोली नहीं है, और नहीं बोली तो फिर अपन को यहाँ पर के इसकी आय अपन मानेंगे, और इसकी आय अपन जो भी मानना वो अपने ऊपर है, यहाँ पर जैसे 150 10 20 एक्स जो भी मानना हो, तो परसेंट का बोल रहा है तो हम इसकी आय 100 मान लेते हैं। हमने मान लिया कि इसकी जो प्रारंभिक आय थी वो कितनी है 100 है। फिर क्या बोल रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब यदि 100 रुपए यदि उसकी इनकम है तो 75 रुपए वह खर्च कर रहा है, 75% मतलब 100 में से 75 खर्च कर रहा है, और 100 में से यदि 75 उसने खर्च कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ पर क्या बचा कितना लिया 25 रुपए बचा लिए। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो जो बोला है वो हमने रख लिया। यहाँ पर आय का 75% खर्च कर रहा है, मतलब यदि उसकी इनकम 100 रुपए है तो वह 75 रुपए क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, यानी 25 रुपए यहाँ पर बचा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद उसकी कंडीशन पे चलते हैं, यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी जो इनकम है 20% बढ़ जाती है, तो पहले इनकम कितनी थी 100 थी, अब जो है अब उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो 100 का 20% 20 ही बनेगा, यानी 20 रुपए बढ़ गया, मतलब अब ये इनकम क्या 100 थी, तो अब उसकी इनकम कितनी हुई यहाँ पर 120 हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है उसकी आय 20% बढ़ गई, तो 100 का 120% कितना आएगा 120 के जाकर 100 का 20% वृद्धि कमी डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है, वो दूसरा भाई अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसका जो खर्च है 10% बढ़ जाता है, और खर्च 10% बढ़ जाता है मतलब ये है कि अभी खर्च कितना 75 रुपए है, तो 75 का 10% बढ़ेगा, 75 का 10% 7.5 रुपए बढ़ जाएंगे, यानी उसका जो खर्च है 82.5 हो जाएगा। ये अपन यहाँ पर जैसे निकाल के बता दें, जैसे 75 है और 75 में 10% की वृद्धि करेगा तो 75 का 110%। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आ गई, 11 5 55। ठीक है, और 11 7 77 और 5 82, यानी कितना 82.5, यानी पहले जो खर्च है इसका क्या था 75 रुपए था, तो अब भाई खर्च कितना कर रहा है 82.5 रुपए खर्च
कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, उसका खर्च के 10% बढ़ गया, तो पहले 75 था तो 75 का 10% वृद्धि, मतलब 110% हमने निकाल दी, ठीक है। अब हाँ, अच्छा, सोने के वृद्धि करेंगे 100 का 120% निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, है ना। इसलिए उसमें क्या, उसमें वैसा का वैसा आ गया। अब यहाँ पर क्या, 75 का 10% निकालेंगे तो इसमें 7 बनेगा, इसमें नहीं कट कर सकते। 100 का यदि प्रारंभ 100 दे रखा है तो 100 में परसेंट वृद्धि कमी तो डायरेक्ट हो जाएगी, नहीं वहां तो परसेंट मतलब 100 में वृद्धि कमी कर रहे हैं। ये तो 75 के प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, मतलब 100 पर 10 बढ़ेगी, लेकिन ये तो 75 है ना। 100 पे यदि 10 बढ़ेंगे तो वैसे ही अनुमान लगा लें। परसेंट प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में यहाँ पर बोल रहे 10% वृद्धि, यानी 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ेंगे, लेकिन ये 100 रुपए है क्या, ये तो नहीं है 100 रुपए। यहाँ पर प्रतिशत का मतलब 100 पर बढ़ेंगे या 100 पे घटेंगे। तो 75 पे 100 पे यदि 10 बढ़ रहे हैं, 50 पे कितने बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 25 पे कितने बढ़ेंगे, 2.5 बढ़ेंगे, यानी 75 पे कितने बढ़ेंगे, 7.5 ज्यादा बढ़ेंगे। यानी 75 का 10% 7 बनते, इसलिए 7 प्लस हुआ है। और वहां पर क्या, 100 का 20% 20 ही बनते, इसलिए 20 बढ़ गए। अब देखो यहाँ पर, तो इसमें देखें यहाँ पर कितना था, यहाँ पर अब उसकी इनकम कितनी है, 120 रुपये है, और खर्च कितना कर रहा है, 182। अब देखना यहाँ पर इनकम कितनी है, 120 रुपये है, और खर्च कितना कर रहा है, 182 रुपये खर्च कर रहा है, एक सॉरी 82 रुपये खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बचा कितने का है, यहाँ पर 120 में से यदि 82 रुपये यहाँ पर खर्च कर रहा है तो कितने रुपए बचा रहा है, 20 तो ऊपर वाले हुए यहाँ पर, ठीक है। और नीचे यहाँ पर कितने, 17.5, नीचे 17.5। टोटल यदि हम देखें तो भाई 37.5 रुपये बचा रहा है। कितने रुपए बचा रहा है वहां पर, 37.5, ठीक है। अब उसकी जो बचत है वो कितने, यहाँ पर 37.5, 120 इनकम है, इसमें से यहाँ पर 82.5 रुपए की खर्च कर रहा है, जिसका मतलब 37.5 रुपए की वजह कर रहा है, बचत कर रहा है। अब 37.5 रुपए की बचत कर रहा है, लेकिन उसने पूछा क्या है, पूछने पर ध्यान दें हम। उसने पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि देखें तो पहले बचत कितनी थी, 25 थी, और अब बचत कितनी हो गई यहाँ पर, 37.5। तो 25 से 37.5 यानी कितने बढ़ गए यहाँ पर, 12.5 बढ़ गए, यही है ना। 25 थी और 37.5 हो गई, मतलब 12.5 बढ़ गए, और 12.5 यानी 50% की वृद्धि हुई। 50% की वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि 25 के आधे ही तो होते हैं 12.5, तो 25 के आधे बढ़ गए, और आधे बढ़ गए मतलब 50% की वृद्धि हो गई। और यहाँ से हम निकालना हो तो बचत प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर 12.5 की वृद्धि हुई, बटे टोटल कितने पर, 25 पर, क्योंकि बटे में जो रखा जाता है प्रारंभिक वैल्यू रखा जाता है। फिर प्रारंभ में 25 थी, अब 37.5 हो गई, तो 25 पे 12.5 बढ़ गए, तो 12.5 बटे 25, और परसेंट बना रहा है, इसलिए गुणा में कितना, ठीक है। तो कितना आ रहा, 25 देखो 100, ठीक है। और 12.5 गुणा 4 करेंगे, मतलब कितने जाएंगे, 50%। यानी उसकी बचत में जो परसेंट वृद्धि हुई वो कितनी हुई, यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई। वैसे तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है कि 25 पर 12.5 बढ़ गए, तो 25 के आधे बढ़ गए, तो 25 के आधे मतलब 50% बढ़ गए। खर्च तो उसने दिया है, खर्च क्या पूछता, उसने देखो रखा हुआ है अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर। और तो सब दिए, केवल बचत ही लिखते रहे।
लिखें, अगला लिखें। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20%, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर, 20% कमी होने पर कोई खरीदार, कोई खरीदार 160 रुपए में, 160 रुपए में, 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक, 8 किलोग्राम अधिक, 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है कमी होने से पहले, चीनी के मूल्य में खरीदार 60 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का, चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पर पूछ लिया उसने। ठीक है, क्या ये यहाँ पर चीनी के मूल्य 20% कमी होने पर कोई खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमसे यही पूछ सकता था कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है। ठीक है, दोनों में से कोई चीज यहाँ पर पूछ लेता हूँ। देखें तो देखें चीनी के क्या है, वैसे क्या है, इस प्रकार का जैसे किसी वस्तु के मूल्य में यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि हो, यदि वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो क्या है, निश्चित राशि पर क्या है, कुछ सामान अधिक खरीद सकता है। यदि वस्तु के मूल्य में यदि कमी होती, वृद्धि होती है, तो उसी निश्चित राशि में वह क्या है, सामान कैसे कम खरीद पाएगा, सीधा सा ये है। तो उसमें सीधा सा ये है कि हम घटा मूल्य यहाँ पर निकालना है, घटा मूल्य बड़ा मूल्य हमको निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, x बटे बार गुणा में परसेंट वाली संख्या। ठीक है, यहाँ पर यदि डायरेक्ट यदि हम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर x बटे बार गुणा में परसेंट वाली संख्या। ठीक है, घटे मूल्य के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x बटे बार कौन से, जैसे 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक, तो 160 x का मान होगा और 8 किलोग्राम अधिक तो 8 लिखा है। ठीक है, और गुणा में परसेंट, तो परसेंट यहाँ पर कितना दिए, 20% दिया है, तो 20 और परसेंट दिया तो गुणा में। ठीक है, यदि डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले की बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे और 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 मतलब कि 2 दूनी 4। ठीक है, यानी 4 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसका जो घटा मूल्य है वो कितना, यहाँ पर 4 रुपए प्रति किलोग्राम उसका घटा मूल्य हो रहा है। ठीक है, यदि डायरेक्ट यदि हमको निकालना है तो डायरेक्ट तो अपना ये है। ठीक है, आप बेसिक यदि निकालना है तो बेसिक अपन इसे यहाँ पर x मान के ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर इसका फॉर्मूले के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। बड़ा हुआ मूल्य भी पूछता तो सीधा सा क्या है, प्रारंभ, तो भी अपन को यही करना है, चाहे बड़ा हुआ मूल्य हो चाहे घटा हुआ मूल्य हो, फॉर्मूला यही लगेगा x बटे बार गुणा परसेंट। वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यदि क्या 20% की वृद्धि करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या देगा, 160 रुपए में 8 कम देगा। ठीक है, बनेगा उसी तरीके से, उसमें कोई अंतर नहीं बनेगा, फॉर्मूला इसी से हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बेसिक देखें तो बेसिक के लिए हमको मानना पड़ेगा,
जैसे मान लेंगे कि उसका प्रारंभिक मूल्य, हमको मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य उसका 100 रुपये है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ से हमको मान के चल रहा है, तो फिर उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। जिसको हमने क्या स्विच बना दिए, क्या फॉर्मूला कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया जैसे क्या चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये प्रति ग्राम था, मतलब 1 ग्राम चीनी 100 रुपये में आ रही थी। अब 20% घट गई तो उसका घटा मूल्य कितना होगा, तो घटा मूल्य देखें तो 20% घट गई, मतलब एक्स का 80% बचा। यदि पहले प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये का पर केजी था और 20% घट गया तो एक्स का 80% बचा। एक्स का 80% मतलब यहाँ पर 20 को 80, 20 बन 100, यानी कि यहाँ पर के 4/5 एक्स रुपये बचा। ठीक है, अब उसमें कंडीशन क्या बताई कि 20% कम होने पर कोई खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। मतलब ये है कि यहाँ पर मूल्य बढ़ने से पहले 160 रुपये में जितनी चीनी आ रही थी, 160 रुपये में पहले प्रारंभ में जितनी चीनी आ रही थी, उसी 160 रुपये में अब 8 किलोग्राम ज्यादा चीनी आ रही है। और अब 8 किलोग्राम ज्यादा चीनी आ रही है, तो पहले जैसे क्या है 1 किलोग्राम का मूल्य 100 रुपये था, तो 160 में कितनी चीनी आ रही थी, तो 160 में हम एक्स का भाग देते तो कितनी चीनी पहले आ रही थी। अब पर केजी मूल्य कितना है, 4/5 एक्स है, तो यहाँ पर 160 में अब कितनी आएगी, तो 160/4 एक्स बटे में 5, तो 5 पलट के ऊपर चला जाता है, 4/5 एक्स। अब इतनी चीनी आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 160 में 4/5 का भाग दिया तो 5 पलट के ऊपर चला गया। तो प्रारंभ में इतनी चीनी आ रही थी और अब इतनी चीनी आ रही है, और उसने बोल रखा है कि जो अब जो है 8 किलोग्राम चीनी अधिक है, मतलब दूसरी वाली जो मात्रा है वो कैसी है, 8 किलोग्राम ज्यादा है। और 8 किलोग्राम ज्यादा है मतलब इन दोनों का जो अंतर है कितना बनेगा, 8 किलोग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसको देखिए अपन काट देते हैं, 4 को 16, 40 पंचे 200, तो ये कितने हुआ यहाँ पर 200/x, और ये कितनी है 160/x। तो 200/x में से 160/x माइनस करेंगे, तो 200 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, और बटे में तो x है, तो बटे में x बराबर कितना आना चाहिए 8, तो बराबर में 8। ठीक है, यानी 8 से भाग देंगे, 8 में 40, मतलब x बराबर कितना है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन 5 रुपये प्रति ग्राम क्या आया, एक्स का मान आया, मतलब प्रारंभिक मूल्य आया। क्या है यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, चीनी का घटा मूल्य चाहिए। तो 5 रुपये पर किलोग्राम यदि क्या है बड़ा हुआ मूल्य है, तो घटा मूल्य, तो घटा मूल्य लिखा है 4/5 इंटू एक्स। इसलिए घटा मूल्य यदि हमको निकालना है तो घटे मूल्य के लिए यहाँ पर क्या है घटा मूल्य बराबर हमने क्या माना था 4/5 और एक्स माना था। तो x की वैल्यू चूंकि हमारे पास कितनी है 4/5 इंटू एक्स की वैल्यू 5, तो 5 से 5 कट गए, मतलब घटा मूल्य कितना है 4 रुपये पर केजी। ये इसका क्या है घटा मूल्य। ठीक है, तो क्या घटा मूल्य कितना है यहाँ पर 4 रुपये पर केजी, और बड़ा प्रारंभिक मूल्य कितना था यहाँ पर 5 रुपये पर केजी प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, वो क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए, यहाँ पर बेसिक से इसी तरीके से करना पड़ता है, और कोई वैसा तरीका नहीं। अमूल परसेंट परसेंट तो 20% था ना, 20% परसेंट तो बटे में कितना यूज करते हैं। बोलो पहले सभी, एक बार और समझाना है सभी। ठीक है, निधि कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, प्रारंभिक मूल्य के लिए फॉर्मूला प्रारंभिक मूल्य क्या आया, तो प्रारंभिक
ये यहाँ पर जैसे कि घटा मूल्य कितना है, यहाँ पर 4 रुपए पर केजी है ना? घटा मूल्य कितना है, 4 रुपए पर केजी है। अब 4 रुपए पर केजी घटा मूल्य है और 20% घटने के बाद 4 बचा, तो इसका मतलब ये क्या है, 4 जो है 80% के बराबर। तो 4 80% है तो 1% मतलब 80 का गुणा कर देंगे, भाग देंगे। और हमें क्या प्रारंभिक मूल्य मतलब 100%, तो 100 का गुणा कर दो, ठीक है। जो 4 रुपए पर केजी है, 20% घटने के बाद का मतलब 80% 4 के बराबर है। तो 1% 4 का 4 में 80 का भाग, ये 1% की वैल्यू है। प्रारंभिक वैल्यू 100%, 100 का गुणा कर दिया। जीरो से जीरो, 4 दूनी 8 और 2 से काटो 5, यानी ये प्रारंभिक मूल्य कितना, 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी। ठीक है, एक बार और समझ लें हम यहाँ पर। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमको बताना है। फॉर्मूले से यदि करना है तो फॉर्मूला तो घटा मूल्य बराबर क्या होता है, एक्स बटे बार इंटू में परसेंट करते हैं, तो उससे अपना डायरेक्ट अपना जाता है। यदि हमको मान के करना है तो मानने में प्रारंभिक वैल्यू मानना पड़े, नहीं रहती। हमने जैसे मान लिया कि जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था वो 100 रुपए पर केजी था, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपए था। फिर उसने बोल रखा है उसका 20% मूल्य घट गया, तो प्रारंभिक मूल्य यदि एक्स था तो घटा मूल्य क्या हुआ, एक्स का 20% घटने के बाद मतलब एक्स का 80%। ठीक है जी, हम बता चुके हैं कि जब भी प्रतिशत वृद्धि होती है तो हमें प्लस करके करते हैं, और यदि कमी होती है तो हमें से माइनस कर देते हैं। तो 20% कमी मतलब एक्स का 80%। ठीक है, तो जिसको सॉल्व किया तो अब उसमें देखो पहले का 1 रुपए पर केजी था, अब 4/5 1 रुपए पर केजी है। अब इससे अंतर क्या हुआ कि 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं, मतलब पहले 160 रुपए में जितनी चीनी आ रही थी, अब उसी 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी ज्यादा आ रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले 1 किलोग्राम का एक्स था, 160 रुपए में कितनी चीनी आ रही थी, तो 160/1। ठीक है, फिर अब उसी 160 रुपए में अब कितनी चीनी आएगी, तो क्योंकि अब उसका मूल्य घट गया था, 4/5 एक्स बचा, इसलिए 160 में 4/5 एक्स का भाग अब इतनी आ गई। तो पहले 160/एक्स किलोग्राम, और अब इसको सॉल्व किया तो 40 पंचे 200/एक्स किलोग्राम। अब चूंकि क्या दूसरी वाली चीनी है वो कैसी है, 8 किलोग्राम ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि दूसरी वाली चीनी में से पहली वाली चीनी की मात्रा माइनस करें बराबर 8 किलो हमारा, तो 40 पंचे 200/1 और ये 160/1, 200/1 और 160/1। तो 200 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40, और बटे में एक्स दोनों में कॉमन था इसलिए बटे में बराबर कितना आएगा, 8 किलो बराबर 8। इसको सॉल्व किया एक्स आया, लेकिन एक्स क्या आया, प्रारंभिक मूल्य आया, लेकिन पूछा क्या था, घटा मूल्य। इसलिए एक्स बराबर प्रारंभिक मूल्य आया, यानी इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक मूल्य एक्स आ गया 5 रुपए प्रति किलोग्राम। हमें घटा मूल्य चाहिए, तो घटा मूल्य यहाँ पर मान चुके थे 4/5 है, या 5 का डायरेक्ट 80% निकाल दो, क्योंकि हमको पता है कि 5 का 20% घट गया प्रारंभिक मूल्य से, तो प्रारंभिक मूल्य 5 था तो 5 का 80% निकाल देते तो कितना जाता अपना, 4 जाता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर। हेलो, हाँ थोड़ा क्या है, आज अपन थोड़ी 5 मिनट पहले ही चल रहा है क्लास में ना, यहीं पर छुट्टी कर रहा है। ठीक है, सभी के लिए जय श्री राम। यहाँ तक है जिसके भी डाउट हो तो डाउट क्या है, शाम तक डाल देना व्हाट्सएप पर ना, और सुबह मत डालना, क्योंकि सुबह तो क्या देखते नहीं है व्हाट्सएप वगैरह अपन है ना, तो शाम तक ही डाल दिया करो 9-10 बजे तक, जिसके भी डाउट है ना। ठीक है, प्रदुमन, प्रदुमन ठीक है। प्रदुमन समझ में आ रहा है ना, प्रदुमन।
जय श्री राम।